हे एवरीवन, 11th स्टैंडर्ड के बच्चों जो अभी 11th में जाएंगे, तो आपको पता है जब आप 10th से 11th जाते हो तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं आपके जीवन में। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, एंड स्पेशली साइंस की यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं। तो बहुत सारे गलतियां आप करोगे 11th में। गलतियों के बारे में तो मैंने दूसरे वीडियोस में भी बात की है, एंड और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, आपको गाइड करते रहूंगा ताकि आप एक सही रास्ते पर चलते रहें और अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 10th से 11th में जब हम जाते हैं तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, इसका फर्स्ट ब्रिज कोर्स है। ऐसे दो बनेंगे, बायोलॉजी का पार्ट 1 पार्ट 2, वैसा केमिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2, फिर फिजिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2। इस तरीके से 6 वीडियोस की ये सीरीज रहेगी, सारे ब्रिज कोर्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एंड बस वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखता है 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। देखिए, ये आपकी 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है, SCERT की। SCERT मतलब क्या? आपका महाराष्ट्र बोर्ड, MH बोर्ड की टेक्स्ट बुक, बराबर है। इसके बारे में मैं बात करूंगा। काफी बड़ी सी टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर टोटल 16 चैप्टर हैं, बहुत सारे चैप्टर है, आपको सारे पढ़ने भी हैं। देखिए, लिविंग वर्ल्ड से लेके स्केलेटन एंड मूवमेंट तक एक बार मैं सारे चैप्टर आपको बता देता हूं कि आपने 8वीं 8th में 9th में और 10th में साइंस में जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो किस तरीके से इन चैप्टर्स के साथ रिलेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो आपको मैं फटाफट बता देता हूं। अब देखिए, लिविंग वर्ल्ड जो है पहला चैप्टर, ध्यान से सुनना। एंड सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, इससे मिलता जुलता है। तो अगर आप वैसे भी आप जब 11th का पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, आपको बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीजें, बट स्टिल एक कनेक्ट अगर आपको करना है तो 8वीं का चैप्टर आप थोड़ा एक बार गो थ्रू करोगे तो इजीली कनेक्ट कर पाओगे इन दोनों चैप्टर्स के साथ। फिर किंगडम प्लांटे के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। फिर किंगडम एनिमेलिया हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 8वीं में आपने पढ़ा हुआ है, सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, ये चैप्टर आ गया। एक बार इसको गो थ्रू करोगे तो ये वाला जो चैप्टर है, मतलब थोड़ा बेसिक्स आपका यहाँ पे कवर होता जाएगा। अपन आज देखने वाले हैं सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़ेंगे, एंड इन जनरल कुछ बेसिक चीजें जो है वो आपको मैं बताते चलूंगा। ठीक है, फिर बायोमोलिक्यूल्स में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपने 9th में हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर पढ़ा, उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए का स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। लेकिन वैसे बायोमोलिक्यूल्स में आपको सब कुछ ही पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं, प्रोटीन पढ़ने हैं, लिपिड पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। काफी बड़ा चैप्टर है, टफ भी है थोड़ा। ठीक है, फिर सेल डिवीजन हमने माइटोसिस मियोसिस थोड़ा थोड़ा, आपका जो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 चैप्टर था 10th स्टैंडर्ड का, इसमें आपने माइटोसिस तो अच्छे से पढ़ा है, लेकिन मियोसिस कोई खास डिटेल में नहीं दिया है, बट इस साल आपको 11th में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी की बात करूं, एंड एनिमल टिश्यू, ये 9th स्टैंडर्ड में आपने जो इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी ये चैप्टर पढ़ा, इसमें प्लांट टिश्यूज आ गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, इसके बारे में आपने पढ़ा था, तो वही चीजें यहाँ पे रिपीट होंगी। और आपने एनिमल टिश्यूज भी पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, मस्क्यूलर टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, तो वही चीजें यहाँ पे एनिमल टिश्यू के अंदर भी आ जाती हैं। और इसके आगे के बाकी जो चैप्टर हैं, स्टडी ऑफ एनिमल टाइप, कॉकरोच, फोटोसिंथेसिस, ये सब कुछ नया आने वाला है, इसमें से काफी सारी चीजें आपके लिए नई रहेंगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपका 8th 9th 10th का बेसिक्स यहाँ पे आपको पहले 10 चैप्टर के अंदर काम आ रहा है। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आइए। और वैसे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये जो 15th चैप्टर है, उसमें भी जो एक्सक्रीशन का पार्ट है, किडनी का पार्ट है, वो आपने 9th स्टैंडर्ड में लाइफ प्रोसेस में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। अदर आज के बेसिक वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, बायोलॉजी म्हणजे काय, बायो मतलब क्या, लिविंग ना, मेरे को बताओ। बायो मतलब लिविंग, एंड लॉजी मतलब क्या, स्टडी। तो किस चीज की स्टडी करेंगे, जीवन विज्ञान, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी मतलब बायोलॉजी, बराबर है। तो एकदम बेसिक से अगर हम चलें तो जीवन की शुरुआत होती है सेल से। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, आप सब जानते हो। ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
फिर सिमिलर सेल्स इकट्ठे होकर के ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, बराबर, ग्रुप ऑफ सेल्स। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब, एक पर्टिकुलर काम करेंगे मिल करके। फिर ऐसे टिश्यूज इकट्ठा होकर के क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। फिर रिलेटेड ऑर्गन्स इकट्ठा होकर एक पूरी सिस्टम बनाएंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऐसी कौन से सिस्टम्स हमारे शरीर में हैं वो भी आपको बता दूंगा। एंड सारी ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ अगर आप कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, बराबर है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिज्म को हम बिल्ड करते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। हमारे शरीर में करीब करीब कितने सेल्स होते हैं आपको पता है, 37 ट्रिलियन सेल्स, एवरेज बता रहा हूं आपको, ठीक है, एवरेज वैल्यू बता रहा हूं, अपने शरीर के अंदर होते हैं 37 ट्रिलियन सेल्स। इतने सारे जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं, 3 चौका 12 जीरोज लगते हैं 37 के आगे। ना आपके शरीर में कौन सी अलग अलग सिस्टम्स हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जो किडनी वगैरह का आ गया, नर्वस सिस्टम, ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स हो गए, स्केलेटल सिस्टम आपकी हड्डियां हो गई, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जहां से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप जानते हो, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम एक होती है, और लिम्फेटिक सिस्टम जो आपके इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। वैसे इम्यून सिस्टम चाहो तो आप एक अलग से भी ऐड कर सकते हो यहां पे, इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी सिस्टम्स मिलकर के बनता है आपका ऑर्गेनिज्म। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। अभी सेल के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, आपको क्या क्या पता होना चाहिए सेल के बारे में। जैसे एक प्लांट सेल लेता हूं यहां पे मैं फॉर एग्जांपल, तो सबसे बाहर का जो लेयर आपको दिख रहा है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उसकी सेल वॉल, बराबर है। जो प्लांट की अगर बात करूं तो सेल्यूलोज की बनती है, ठीक है। प्लांट की अगर बात करें, प्लांट सेल की, तो सेल वॉल किसकी बनती है, सेल्यूलोज की बनती है। लेकिन फंगस की बात करें, फंगस में भी सेल वॉल होती है, जो किसकी बनती है, काइटिन की बनती है, ठीक है। फिर सेकेंड लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है अंदर का, वो क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी अंदर चलते हैं। अच्छा, अंदर क्या रहेगा मेरे को बताओ, जेली लाइक सब्सटेंस रहेगा, फ्लूइड रहेगा, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे हैं। तो ये जो फ्लूइड है इसको अपन ने क्या बोला, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल की बात करेंगे तो ये कौन है तुम्हारा, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है, न्यूक्लियस, उस बाउंड्री को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। एंड उसके बीच बीच में आपको छोटे छोटे छेद भी दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं कि नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर, जिसमें से आरएनए बाहर जाता है, अंदर जाता है, ये सारी चीजें होते रहती है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गए, न्यूक्लियस हो गया। चलो, अब मुझे बताओ इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, क्या इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन फाइबर्स, बराबर है। चलो, फिर न्यूक्लियस के जस्ट बाहर आपको मिलती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी दो प्रकार की होगी, एक रहेगी स्मूथ और एक रहेगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ध्यान से सुनना, जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। राइबोसोम्स क्या होती हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, बराबर है। तो देखो, ये वाली बन जाएगी आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये नीचे वाली बन जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं, ठीक है। चलो, इधर मार्क कर देता हूं मैं, ये क्या है, ये क्या है, राइबोसोम्स। चलो, फिर और क्या आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, गोल्गी अपैरेटस आपको दिख रहा है, यहीं पे लिख देंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, गोल्गी अपैरेटस बोल सकते हो, या फिर गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हो, ठीक है। कुछ लोग गोल्जी बॉडीज बोलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अपन इसको गोल्गी
क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडीज बोल देंगे, कोई बात नहीं, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, फिर ये आ गया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोचॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए फिर ये आ गया प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहां पे आपको एक क्लोरोप्लास्ट भी दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको छोटी छोटी डिस्क्स दिख रही हैं, उन डिस्क्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ध्यान से सुनना, ऐसे बता रहा हूं मैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने में मदद करने वाला है। ठीक है, तो पूरा जो ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर डिस्क दिख रही है, डिस्क का नाम क्या होता है, थाइलाकॉइड्स। ठीक है, और वो थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, बाकी डिटेल में आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में, अभी एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूं। और एक ऑर्गेनेल की यहां पे मैं बात करूंगा, इसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर फूड स्टोर किया जा सकता है, सेल सैप स्टोर किया जा सकता है, एक प्रकार का फ्लूइड रहेगा जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, आयोन्स होंगे, उसको सेल सैप बोलते हैं, सेल सैप। ठीक है, फूड स्टोर किया जा सकता है, वेस्ट मटेरियल भी स्टोर किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें वैक्यूल के अंदर स्टोर की जा सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको यहां पे समझ में आ रहा है, एक बेसिक प्लांट सेल मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। यहां पे मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूं और यहां पे एनिमल सेल की बात कर रहा हूं, क्या डिफरेंस है दोनों में। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है, बराबर है, एब्सेंट हो गया। वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट प्लांट के अंदर। एनिमल में छोटे छोटे वैक्यूल्स हो सकते हैं, या तो वैक्यूल कंप्लीटली एब्सेंट हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, एनिमल सेल की बात कर रहा हूं, छोटे छोटे वैक्यूल हो सकते हैं या तो वैक्यूल एब्सेंट हो सकते हैं। एंड लास्ट में सेंट्रियोल्स की बात करते हैं, तो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या करते हैं, आपने माइटोसिस पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में, तो आपने पढ़ा है सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करते हैं जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प इन सेल डिवीजन। चलिए इतनी बातें समझ में आई, बेसिक डिफरेंस आपको प्लांट और एनिमल में समझ में आ रहा है, एक बार नोट डाउन कर लेना इसको। और यहां पर मैंने जितने भी ऑर्गेनेल्स हमने अभी देखे वो सब मैंने एक एक करके दिया है। सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट में होती है, फंगस में होती है और बैक्टीरिया में भी होती है, बराबर है, एनिमल सेल में नहीं होती। फिर सेल मेम्ब्रेन बता दी हमने, न्यूक्लियस बता दिया, न्यूक्लियर एनवलप बता दिया। न्यूक्लियर एनवलप मतलब क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी को न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। फिर उसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक बार गो थ्रू कर लेना इन जनरल इनका फंक्शन क्या क्या है, एक बार देख लेना, यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो। अदरवाइज ऑल्सो पूरे सेशन का पीडीएफ अगर आप देख रहे हो शांति से तो इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी जो बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ, लिमिटेड स्टूडेंट बैच में 1-to-1 अटेंशन, पर्सनल अटेंशन के साथ, तो उड़ान 4.0 आपके लिए है। सिंपल बता देता हूं, सारे सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश भी ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे अपन, 11th का महाराष्ट्र बोर्ड की पढ़ाई करेंगे, 12th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र बोर्ड की पढ़ाई करेंगे, और एचएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में आपका एमएचटी सीईटी का भी प्रॉपर प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाला है। बाकी बैच के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है फटाफट बता देता हूं। लाइव इंटरैक्टिव क्लास, क्लास के बीच में भी आप अपना हाथ उठाकर, रेज अ हैंड फीचर है, टीचर से डायरेक्टली बात करके अपना डाउट क्लियर करते हो लेक्चर के बीच में। फिर टेस्ट सीरीज में एमसीक्यूज भर भर के आपको दिए जाएंगे, और सब्जेक्टिव टेस्ट चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड की जाएगी।
पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक फोन नंबर दिया जाता है, IVR नंबर। आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आप मुझे डायरेक्टली मेरे फोन पे कॉल कर सकते हो, मैं आपसे बात करूंगा, डाउट क्लियर करूंगा। वैसे आप किसी भी टीचर को कॉल कर सकते हो। एक्सेस ऑफ एनी अपकमिंग बैच, अगर कोई क्रैश कोर्स लॉन्च होता है तो वो आपको फ्री में दे दिया जाएगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। एक ही बार आपको बैच ज्वाइन करना है। खजाना मतलब क्या? जो पिछले बैच के लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, वो सब कुछ आपको पहले ही दे दिया जाएगा। आपको आगे का पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो। एंड लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं तो हम जूम पे भी सेशंस लेते हैं, गाइडेंस सेशन लेते हैं, रिवीजन सेशन लेते हैं, एंड इन जनरल मेंटरशिप सेशन अगर लेना है, बच्चों से बात करनी है, तो हर एक बच्चे से बात किया जाता है जूम के ऊपर इंडिविजुअली। ठीक है, एंड जो भी आपकी दिक्कत है वो सारी हम टीचर्स मिलकर ही सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए 1-to-1 कॉल है, जैसे मैंने आपको बताया। IVR नंबर होता है, फोन नंबर होता है जो आपको दिया जाता है, किसी भी टीचर को कॉल कर सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशन अपने जूम पे होते हैं, रिवीजन सेशंस अपने जूम पे होंगे, रिवीजन सेशंस। ठीक है, कौन कौन टीचर्स हैं? शुभम सर हैं, रंजीत सर काफी सालों से MHT CET और JEE मेंस पढ़ाने का इनका एक्सपीरियंस है। मारिया मैम PhD कर रहे हैं केमिस्ट्री में, जस्मीन मैम हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं, योगेश सर वन मैन आर्मी है मैथमेटिक्स के लिए काफी सालों का, ये वाइस प्रिंसिपल हैं एक कॉलेज के, एंड 15 से 16 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैथमेटिक्स एंड CET। मेरा 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, यूट्यूब के ऊपर 5 साल, उसके पहले ऑफलाइन। फिर खुशी मैम, इनका भी 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एंड अभी इन्होंने IIT का जैम एग्जाम होता है वो भी क्लियर किया है, तो काफी सारे नॉलेज के साथ आपको पढ़ाने आ रहे हैं। एंड चंद्रशेखर सर की बात करें तो ये हमारे इंग्लिश के बोर्ड के मॉडरेटर हैं, 15 से 16 साल का इनका भी टीचिंग एक्सपीरियंस है, एंड बेस्ट गाइडेंस ग्रामर का, राइटिंग स्किल का आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी फुल टीम ऑफ टीचर्स बन जाती है जो आपको पढ़ाने वाली है। बाकी कोई भी इंक्वायरी आपको बैच के रिगार्डिंग है तो इन दोनों नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने क्या क्या देखा? इन जनरल बायोलॉजी में क्या होने वाला है, फिर किस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनिज्म बनता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। फिर सेल के बारे में हमने पढ़ा, बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल, थोड़ा सा रिवीजन हमने कर लिया, अंदर अंदर क्या क्या होता है। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं और यूकैरियोट होते हैं। अब ये दोनों शब्दों का मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रो मतलब क्या? प्रो मतलब बिफोर, प्रो का मतलब है बिफोर। और कैरियोट, कैरियोट ये जो शब्द है ये कैरियन नाम के शब्द से आया है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट मतलब क्या? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस बनने के पहले ये लोग आए, बिफोर न्यूक्लियस। शब्द का मतलब समझ रहे हो? बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनने के पहले ये लोग बने हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स। बाद में न्यूक्लियस बना और यूकैरियोट्स बने। तो यूकैरियोट्स का मीनिंग क्या हो जाता है? यू का मतलब है ट्रू, और कैरियोट का मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये लोग बिफोर न्यूक्लियस आए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? शब्द का मतलब समझ में आ गया, प्रो का मतलब बिफोर होता है, यू का मतलब ट्रू होता है। अब देखो डिफरेंस बता देता हूं दोनों के बीच में। प्रोकैरियोट्स लैक और ट्रू न्यूक्लियस, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डायरेक्टली उनके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, एंड यूकैरियोट्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर एनवलप जिसको बोलते हैं। दूसरी बात, यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेल्स भी कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जैसे हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी देखा, वैक्यूल देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, क्लोरोप्लास्ट देखा, तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। मतलब इन सब, एक बात बताओ, इधर मैं एक सिंपल सेल बना रहा हूं, मुझे बताओ न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन है, फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐसे 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी अपनी मेम्ब्रेन है कि नहीं है? चलो फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके समझ लो गोल्गी बॉडीज बना दिए, उनकी भी अपनी खुद की मेम्ब्रेन है। यहां मैंने ऐसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, इसकी भी अपनी खुद की मेम्ब्रेन है। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे
क्लोरोप्लास्ट बना दिया, उसकी भी अपनी खुद की मेम्ब्रेन है। तो सारे ऑर्गेनेल्स की भी अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोट के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते। ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यूकैरियोट्स हैव देम। समझ में आ गई बात। एंड लास्टली, प्रोकैरियोट्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, यूकैरियोट्स आर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं? मोस्टली सारे जो बैक्टीरिया हैं, सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। बात समझ में आई? चलिए, अब प्रोकैरियोट में एक ही किंगडम आता है। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सुना होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने को 5 किंगडम्स दिए हैं। उनमें से जो पहला किंगडम है, किंगडम मोनेरा, वो आता है प्रोकैरियोट के अंदर। तो ये मोनेरा वाले कैसे होते हैं? सबसे पहली बात, ये लोग यूनिसेल्यूलर रहेंगे, यूनिसेल्यूलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। एंड किंगडम मोनेरा के अंदर कौन आता है? सारे बैक्टीरिया आते हैं। ठीक, फिर यूकैरियोट के अंदर दो बातें हो सकती हैं, यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। यूनिसेल्यूलर समझते हो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो उसमें आता है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे प्रोटोजोअन्स आ जाते हैं, जैसे अमीबा आपने पढ़ा है, पैरामीशियम पढ़ा है, यूग्लिना पढ़ा है, तो ये सब लोग किधर आते हैं? प्रोटिस्टा में। याद रखेंगे, ये भी कैसे हैं? यूनिसेल्यूलर हैं, लेकिन यूकैरियोटिक हैं। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस रहेगा प्रॉपर, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी रहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक, फिर मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो वहां पे भी दो चीजें हो सकती हैं, विथ सेल वॉल या विदाउट सेल वॉल। अब विथ सेल वॉल के अंदर फिर से दो बातें होती हैं, किंगडम प्लांटे आ जाता है एंड किंगडम फंजाई। अब फंजाई में, फंगस में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनती है? काइटिन की बनती है, काइटिन। और किंगडम प्लांटे में जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है? सेल्यूलोज। ठीक है। एंड लास्टली, विदाउट सेल वॉल की बात करें तो यहां पे आ जाता है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सेल वॉल नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, इसलिए मेरी स्किन कैसी है? फ्लेक्सिबल है। वही अगर मैं किसी प्लांट की बात करूं तो वो कैसा होता है? कड़क होता है, उसका जो स्टेम होता है वो मजबूत होता है, बिकॉज उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और मेरे अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो मैं बॉडी मूव कर सकता हूं। मेरी स्किन कैसी है? इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल है। तो ये सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन की वजह से पॉसिबल है। चलो, बात समझ में आ गई आपको? 5 किंगडम आपको समझ में आ गए। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर। इनका है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे सारे किंगडम्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ सकते हो। मोनेरा में आपको दिख रहा है यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें बैक्टीरिया भी आ गया, और ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे एक्चुअली में एल्गे नहीं है, वो भी बैक्टीरिया ही है। इनको हम सायनो बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सायनो बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे आर साइनोबैक्टीरिया, एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, एल्गे नहीं है। एल्गे किस में आते हैं? प्लांटे में आते हैं, किंगडम प्लांटे। चलो, फिर प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा कैसा? यूनिसेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है, एंड इसमें एल्गे, कुछ प्रकार के एल्गे इसके अंदर भी आ जाते हैं, प्रोटोजोआ, फिर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। फिर फंगाई, देखो प्रोटिस्टा में जो यूनिसेल्यूलर एल्गे हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं, और जो मल्टी सेल्यूलर एल्गे हैं वो प्लांटे में आते हैं। ये बात अपने को समझ के चलना है। यूनिसेल्यूलर एल्गे प्रोटिस्टा, मल्टी सेल्यूलर प्लांटे। समझ में आ गई बात? अब फंगस की बात करें, फंगस कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक है, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कोई पाव था, ब्रेड था या चपाती था, उसको आपने बाहर कहीं पे छोड़ दिया तो 4-5 दिन में उसके ऊपर फंगस उग जाएगा। तो फंगस क्या कर रहा है? उस ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इनको अपन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं या सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। प्लांटे की बात करेंगे, मल्टी सेल्यूलर है, फोटोसिंथेटिक है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, एंड सेल वॉल जो है वो किसकी है? सेल्यूलोज की है। एंड एनिमल्स की बात करें, मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स दैट रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, हेटेरोट्रोफ हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेने वाले हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट। तो 5 किंगडम आपको समझ में आ गए। अब किंगडम प्लांटे की बात करूंगा यहां पे, लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, किंगडम प्लांटे का थोड़ा बेसिक्स आपको यहां पे बता दूंगा, एंड बस वी विल वाइंड अप द सेशन। ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में यहां पे, तो आप जो जो हमने आज डिस्कस किया वो एक बार गो थ्रू कर सकते हो।
ठीक है, वैसे ही दूसरा सेशन भी आएगा इसका, उसका भी पीडीएफ आपको दे दूंगा। फिर केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2, फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, ये सब कुछ रहेगा। तो किंगडम प्लांटे में कॉमन कैरेक्टर्स की बात करूं जो सारे प्लांट में है, छोटे से छोटा प्लांट, बड़े से बड़ा प्लांट, सारे प्लांट में कॉमन कैरेक्टर क्या है? सेल वॉल सेल्यूलोज की बनती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, सेल्यूलोज की सेल वॉल रहेगी, क्लोरोफिल रहेगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, चलो ये क्या दिख रहा है आपको? क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें आपको ये जो डिस्क दिख रही है उसको थाइलकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारी डिस्क है ना, डिस्क का पूरा एक ऐसा थप्पी बना हुआ है, मैं एक डिस्क की बात कर रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। और उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सारे प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बेसिक प्रोसेस में आप देख सकते हो, एक तो आपको सनलाइट चाहिए, ठीक है। दूसरा, एयर में से, हवा में से आप क्या लोगे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लेने वाले हो। सॉइल में से, सॉइल में से आप क्या लोगे? वाटर लोगे, वाटर रूट से एब्जॉर्ब होने वाला है। एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, आप देख सकते हो ऑक्सीजन इज, O2 इज रिलीज्ड। तो फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन होता है वो मैं एक बार यहां पे लिख देना चाहूंगा ताकि हमें क्लियर हो जाए। देखो, आपने क्या लिया, यहां पे लिख रहा हूं मैं, आपने लिया CO2 हवा से लिया, आपने लिया वाटर कहां से लिया? सॉइल से लिया। और ये जो प्रोसेस है ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये दोनों चीजें चाहिए। आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलेगा C6H12O6, मतलब क्या? ग्लूकोज मिलेगा, प्लस डायरेक्टली ऑक्सीजन लिख दूं? डायरेक्टली ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन मिलेगा। अब इसको अपन बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग बहुत सिंपल रहेगी, यहां पे 6 लगाओ, बराबर है, यहां पे 6 लगाओ और यहां पे 6 लगाओ, 6 6 6। आपको चाहिए तो काउंट कर लेना, 6 2 12 प्लस 6 18, 12 और 6 18। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। कार्बन कितने हैं? 6, बराबर है। तो ये रहेगा आपका फोटोसिंथेसिस का बेसिक इक्वेशन। यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई है? अच्छा, अब किसी भी चीज का जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें क्राइटेरिया समझ में आना चाहिए। क्राइटेरिया मतलब क्या? किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे आपके क्लासरूम के अंदर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो सबसे पहले मैं जेंडर के बेसिस पे करूंगा, सारे लड़के एक तरफ लड़कियां एक तरफ, तो 2 ग्रुप बन गए मेरे। फिर लड़कों में मैं 90% के ऊपर जिनको आए उनका अलग ग्रुप बनाऊंगा, 90% से नीचे जिनको आए उनका अलग ग्रुप बनाऊंगा। तो क्राइटेरिया क्या होता है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहां पे अपन क्या क्या देखते हैं प्लांटे के अंदर? सारे प्लांट में रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट नहीं होते, कुछ कुछ प्लांट एकदम छोटे से होते हैं उनके अंदर रूट स्टेम लीव्स नहीं भी होते, और कुछ कुछ बड़े होते हैं जिनके अंदर होते हैं। तो हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स सच एज रूट स्टेम लीव्स ये देखेंगे। सारे प्लांट में रूट स्टेम लीव्स नहीं होते, बराबर है। दूसरी बात, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, जैसे आपको जाइलम एंड फ्लोएम पता है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये कंडक्टिंग टिश्यूज ये भी सारे प्लांट में नहीं होते, कुछ कुछ एकदम छोटे से प्लांट हैं, एकदम सिंपल प्लांट हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। तो पहले हमने क्या देखा? रूट स्टेम लीव्स है या नहीं है। फिर हमने देखा जाइलम एंड फ्लोएम है या नहीं है। फिर हमने देखा सीड्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। सारे प्लांट में सीड नहीं बनते, किसी किसी प्लांट में क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। चलो इधर मैं लिख देता हूं, स्पोर्स। तो सारे प्लांट में सीड नहीं प्रोड्यूस होते। तो अपन क्या देखेंगे? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। जैसे पपाया के अंदर आप देख रहे हो तो यहां पे आपको सीड दिखेगा, लेकिन सारे प्लांट में नहीं होते। एंड लास्टली, अगर सीड बने, इफ सीड्स आर प्रेजेंट, तो वो नेकेड है। नेकेड मतलब क्या? विदाउट कवरिंग, विदाउट कवरिंग, नंगा पुंगा। नेकेड मतलब नंगा पुंगा, विदाउट कवरिंग। जैसे
मैंने एक मैंगो खाया, मैंगो के अंदर सीड था, तो कैन आई से सीड वॉज कवर्ड बाय द फ्रूट, सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग थी। लेकिन कुछ कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कवरिंग नहीं होती, तो उनको अपन नेकेड सीड बोलते हैं। जैसे आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये सीड आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर कवरिंग नहीं है फ्रूट की, तो ये हो गए नेकेड सीड। ठीक है, तो अगर सीड प्रेजेंट हैं तो या तो वो नेकेड हो सकते हैं या तो कवर्ड हो सकते हैं, मतलब फ्रूट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? एंड लास्टली, सीड में भी प्रकार हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड। सिंपल आपको बता दूं, आपने शेंगदाना खाया, पीनट, पीनट ले लो। आपने चना खाया, आपने वटाना, वटाना मतलब क्या, पी। फिर बादाम, बादाम भी सीड है, काजू, इन सबके दो दो टुकड़े होते हैं कि नहीं होते? काजू का दो टुकड़ा, बादाम का दो टुकड़ा होता है ना, पीनट का, शेंगदाने का दो टुकड़ा, चने का दो टुकड़ा, वटाने का दो टुकड़ा। फिर अपन मूंग वगैरह, मूंग की दाल होती है, मूंग भी स्प्लिट होता है ना इस तरीके से, दो टुकड़े हो जाते हैं। तो जिस जिस सीड के दो टुकड़े होते हैं वो डाइकॉट होते हैं, और जिसका सिर्फ एक ही टुकड़ा होता है, जैसे आपने ले लिया भुट्टा, मक्काई, मक्काई समझते हो ना, पॉपकॉर्न बनाते हो जिसका, कॉर्न, मेज। फिर राइस, चावल, ज्वार, गेहूं, व्हीट, इनका एक ही टुकड़ा होता है, सीड के दो टुकड़े नहीं होते, तो ये हो गए मोनोकॉट। सिंपल, डाइकॉट, मोनोकॉट। एंड लास्टली, यहां पे भी आप देख सकते हो, जब सीड का ग्रोथ होता है, जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन, तो आपको दिखाई दे रहा है ये रूट फॉर्म हो रहा है नीचे, और ये जो टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, यहां देखो, ये एक टुकड़ा यहां है और ये एक टुकड़ा यहां है, ये क्या है, कॉटिलिडन्स। तो ये क्या करते हैं, शुरू में जब आपका सीड ग्रो होता है तब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, कॉटिलिडन्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? एंड लास्टली, क्राइटेरिया समझ गए। अब एक जनरल क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूं। क्राइटेरिया में क्या क्या देखा, सबसे पहले बता दो मेरे को। रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट है या नहीं है। फिर जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं है। फिर सीड प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो वो नेकेड है या कवर्ड है, सिंपल, कवर्ड सीड होता है। और लास्ट में अपन ने देखा वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया। समझ में आ गई बात? अब ये बात बहुत सालों पुरानी है, 1883 की बात है। एक बॉटनिस्ट थे, इनका नाम था इशलर। इन्होंने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया इनटू बेसिक टू सब किंगडम्स। किंगडम प्लांटे का दो सब किंगडम बनाया। ठीक है, तो एक आता है सब किंगडम, है याद रखना, ये क्या है, सब किंगडम। क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टो मतलब क्या, हिडन, एंड गैम्स मतलब क्या, देखो इसका, हाँ इधर आ गया, क्रिप्टोस मतलब हिडन, एंड गैमोस मतलब, यहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं लिखेंगे, यहां पे अपन लिखेंगे मैरिज। मैरिज क्यों करते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो क्रिप्टोगैम्स, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, बच्चा पैदा करने का जो प्रोसेस है, वो छुपे हुए तरीके से होता है, और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी छुपे हुए होते हैं, दिखाई नहीं देते। क्रिप्टोगैम्स, हिडन मैरिज, चुपके चुपके से अपना अपना रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, पता नहीं चलता कैसे हो गया। ठीक है, तो ये हो गए क्रिप्टोगैम्स। फिर आते हैं फेनेरोगैम्स। तो फेनेरोस का मतलब है विजिबल, दिखाई देता है, और गैमोस का मतलब है मैरिज, मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन है, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाइन कोन्स सुने हैं, पाइन कोन्स, फ्लावर्स, ये चीजें दिखाई देती हैं, इजीली विजिबल हैं, और उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी दिखाई देता है। तो फेनेरोगैम्स, विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड क्रिप्टोगैम मतलब क्या, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। समझ में आ गई बात? फिर क्रिप्टोगैम्स में सब किंगडम के नीचे क्या आता है,
अपन किंगडम एनिमेलिया में फाइलम पढ़ते हैं, बराबर, फाइलम। तो वैसे प्लांट किंगडम में फाइलम के जगह पे अपन उसको बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। तो 3 डिवीजन आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आपने ये 9th में पढ़ा हुआ है। एंड फेनेरोगैम्स के अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होते हैं, एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड होते हैं, ठीक है। और बाय द वे एक बात आपको बताऊं, फेनेरोगैम्स जो है ना, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं एक तरीके से, और रादर ये जो एंजियोस्पर्म है इनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें फ्लावर्स आते हैं एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। एंड सीड भी 2 प्रकार के हो गए, मोनोकॉट हो गए, डाइकॉट हो गए। तो ये बनता है आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो थैलोफाइटा क्या है? डिवीजन। जैसे एनिमल्स में फाइलम बोलते हैं, यहां पे डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। और चलो एक और चीज बता देते हैं, जिम्नोस्पर्म भी क्या है? डिवीजन है, डिवीजन। फिर एंजियोस्पर्म भी क्या है? डिवीजन। और आपको पता है फाइलम के नीचे क्लास आता है ना, तो डिवीजन के नीचे क्या आएगा? क्लास। तो मोनोकॉट क्या है? ये क्लास है, और डाइकॉट भी क्या है? क्लास। तो थोड़ा सा आपको यहां पे किंगडम प्लांट है, आई होप क्लियर हो गया है क्लासिफिकेशन। और ये पूरा पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा, तो आप यहां से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत सारी बातें हमने की हैं आज के लेक्चर के अंदर, इसी प्रकार से और भी बाकी के लेक्चर्स आ जाएंगे, तो आपका एक बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, ताकि 11th में जाओ तो थोड़े प्रिपरेशन के साथ आप जा पाओ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।